हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ठीक है, जिसमें अपना हुआ था प्रीवियस वीडियो में वो था ओम्स लॉ। क्या था? ओम्स लॉ, ठीक है। V इजिकल टू आई आर, यानी कोई भी आपका कंडक्टर है, अगर उसके फिजिकल फिनोमेना भौतिक अवस्थाएं क्या हो, चेंज नहीं हो, यानी अपरिवर्तित रहे, उस टाइम कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V प्रोपोर्शनल I, V इजिकल टू आर आई, V इजिकल टू आर आई आर। क्लियर है? तो यहाँ R क्या है? कांस्टेंट है। R क्या है? कांस्टेंट, जिसे अपन क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। तो देखिए, प्रतिरोध के बारे में ही आज अपन बात करेंगे, ठीक है, समझे। रेजिस्टेंस टॉपिक क्या रहेगा आपका? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध। देखिए, समझाते हैं आपको कि ये कोई भी आपका कंडक्टर है, कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर यानी चालक तार है। क्या है? चालक तार है। समझे? नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी। आप वहां से नोट्स आपके रेडी करें। ये जरूर हो सकता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में टॉपिक यानी कुछ फेरबदल हो सकता है अभी। समझे इसमें कि ये कोई भी आपका कंडक्टर वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा आई क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो आपने देखा होगा जो वायर है, क्या है? वायर है, तार है, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म, यानी हीटेड हो जाता है। क्लियर है? अब ये तार गर्म क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? तो समझे, अपन इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हीट एनर्जी यानी उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वायर क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब ये गर्म हो रहा है, तो ये उसमें ऊर्जा में यानी थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी में क्यों चेंज हो रहा है कि इसमें कोई स्टॉपिंग पाथ आ रहा है, स्टॉपिंग पैरामीटर है। क्या है? स्टॉपिंग पैरामीटर, कोई रुकावट करने वाला कोई पदार्थ का गुण है, प्रॉपर्टी है, जो इसको रोक रहा है। किसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आपकी रेजिस्टेंस कहलाती है। हिंदी में बोले तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला पदार्थ का गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो क्या कहेंगे इसे कि विच पैरामीटर देन द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉप्ड विच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा कि जो इसका पाथ है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, उस पाथ में जो पदार्थ है, आपका मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी क्या है उसकी कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एब्जॉर्वेशन करेगा और उसको चेंज करेगा किसमें? हीट एनर्जी में, यानी थर्मल एनर्जी में। तो जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक करंट को यानी एक तरह से उसको अवरोध का मतलब रुकावट पैदा कर रहा है, तो वो रुकावट पैदा करने वाला ही प्रॉपर्टी क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट समझिए, ये अपन पढ़ा V इजिकल टू आई आर। V इजिकल टू कितना होता है आपका? आई आर। समझे, R इजिकल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। हो गया? नहीं होगा? V अपॉन आई होगा। यहां से इफ यदि V इजिकल टू 1 वोल्ट हो, क्या हो? 1 वोल्ट, और यहां से I इजिकल टू कितना एम्पियर हो? 1 एम्पियर। वैसे मैं बता चुका इसको। और R है जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। जो प्रतिरोध है उसका मात्रक, उसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? तो यहां से R इजिकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर
इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 ओम। कितना आएगा 1 ओम। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, या तो यहां से डेफिनेशन क्या बनी कि एक डेफिनेशन तो यह है कि द रेशो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, द रेशो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हिंदी में बोले आरोपित विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, या यहां से डेफिनेशन क्या बनी, यदि किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को अगर 1 वोल्ट क्या कहा जाए अप्लाइड वोल्टेज हो, कितना वोल्ट 1 वोल्ट, और अगर उसमें 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस जो मटेरियल है, चालक है, जो मटेरियल है या क्या बोले चालक है, क्या है चालक या बोले कंडक्टर, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो आपका 1 ओम होगा। कितना ओम होगा 1 ओम होगा। आ गया, ग्राफ में बनवा चुका आपको। नेक्स्ट समझे, जो आपका स्लोप होता है वी आई वक्र का, वो किसको शो करता है आपका, कि यहाँ से जो ग्राफ होगा वो किसको शो करेगा आपका, यानी ग्राफ वो रेजिस्टेंस को शो करेगा। R इज इक्वल टू tan थीटा, ये मैं करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट समझिए आप। बात करता हूं मैं इससे आगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि, वी नो डैट हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। जैसे प्रूव करना है रेजिस्टेंस, क्या आगे करना है इसका डेरिवेशन, तो यहाँ से I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद्युत धारा तथा अपव्यय वेग में संबंध, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी इज इक्वल टू आप जानते हैं ई अपॉन एम इंटू टाउ, और E बराबर V अपॉन एल। वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। होगा या नहीं होगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई ए वी टाउ अपॉन एम एल। तो देखिए I V को यहाँ ले जाएं इसके नीचे, कल भी कराया था मैंने डेरिवेशन, I अपॉन V जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म थी या सूक्ष्म रूप था, यहाँ क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। होगा, क्या कर दें इसको इनवर्स कर दें, तो V अपॉन क्या हो जाएगा I एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये क्या मान लिया आपने R, क्या मान लिया R, तो यहाँ जब R मानेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा I R। ये ओम्स लॉ था आपका, लेकिन यहाँ से R किसको एज्यूम किया था आपने, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखिए समझे, इतना आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट समझे, थ्योरेटिकल पोर्शन है डियर स्टूडेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ समझे आप, R इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया है आपने, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर है, हो गया, ये R का मान हो गया आपका। अगर इसकी डिपेंडेबिलिटी यानी निर्भरता देखें, क्या देखें अपन, निर्भरता यानी डिपेंडेबिलिटी देखें, तो देखिए M तो क्या है मास है फिक्स, तो यहाँ से R प्रोपोर्शनल क्या होगा L होगा, यानी होगा लेंथ, जो कंडक्टर की लेंथ है, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से देखिए एरिया, एरिया के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी 2। होगा नहीं होगा। और क्या देखें, अगर और बात देखने यहाँ से R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, इसका रोल अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, समझे। अगर आपको स्पेशल रेजिस्टिविटी बोले या प्रतिरोधकता बोले, ये हो गया।
यहाँ से देखिए ये 3 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। देखिए अभी बाद में इक्वेशन पढ़ा लेंगे। ये 3 पैरामीटर पर क्या कर रहा है आपकी, इसकी डिपेंडेबिलिटी है। एक तो लेंथ है, क्या है, लेंथ है। इसके बाद आपका एरिया, और क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1/R2 = L1/L2। यहाँ से करेंगे तो भी अपोजिट यानी क्या इनवर्स है, R1/R2 = A2 क्या हो जाएगा, उल्टा। R1 है तो A2 आ जाएगा, इनवर्स है। ये हो गया। रही टाव की बात, तो टाव क्या है आपका, टाव के लिए क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप करें कि जैसे कोई भी कंडक्टर है, समझे इसको, कि टाव पर रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल पर किस प्रकार डिपेंड है। अगर कोई भी कंडक्टर है आपका, कोई भी चालक है, क्या है, कोई भी चालक है, अगर उसको हीटेड करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी टकराएंगे एक दूसरे से। तो बताओ जो कोलाइड करने में जो टाइम लगेगा, टकराने में जो समय लगेगा, वो समय क्या होगा, कम लगेगा। यानी टाव का मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, टाव का मान कम होगा। जब टाव का मान कम होगा तो आर का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, जो आपके कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो टाव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी टकराएंगे तो समय कम लगेगा। समय कम लगेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस के बारे में था। नेक्स्ट समझे रेजिस्टिविटी। क्या आता है, रेजिस्टिविटी। समझिए नेक्स्ट है आपका रेजिस्टिविटी। ये तो रेजिस्टेंस के बारे में हुआ। नेक्स्ट जो आता है रेजिस्टिविटी, वो भी एक तरह से रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन जो उसका गुण है, प्रॉपर्टी, उसको क्या कह दिया जाता है, रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो देखिए समझिए रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हिंदी में प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो समझिए इसको कि जो किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मटेरियल का अगर जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वेशन 1, और एरिया की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। टाउ कांस्टेंट मान लिया, R प्रोपोर्शनल L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्लियर है। क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल L/A। प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, R = ρ L/A। यहाँ रो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं। ठीक है। R प्रोपोर्शनल L/A। R = जब प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो रो लगा दिया, रो L/A हो जाएगा। रो क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, जिसे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं। ठीक है। रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर इसके मात्रक की, इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे यूनिट की, तो समझे यूनिट क्या होगा इसका, कि यहाँ से यूनिट R का क्या होगा, ओम, इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा, मीटर। तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। विमा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करें, अगर मान लीजिए ये तो हुआ इसकी रो की बात, रजिस्टिविटी। किसकी बात हो गई, रजिस्टिविटी। और अगर रजिस्टिविटी, तो यहाँ से ध्यान रखना, एक जो रजिस्टिविटी है आपका रो है, रजिस्टिविटी LA पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती। डिपेंड किस पर करती है, कि कोई भी कंडक्टर, कोई भी मेटेरियल, जिस मेटल का वो बना हुआ है, ठीक है,
ये पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर क्या करती है, डिपेंड करती है, डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ आपका सिल्वर का बना है, ठीक है, चाहे उसकी लंबाई में कुछ भी परिवर्तन का, चाहे उसका एक टुकड़ा ले लो, तो सिल्वर की रजिस्टिविटी जो फिक्स हो गई, मेटल किसका है, सिल्वर का है, तो सिल्वर के लिए रजिस्टिविटी फिक्स है। चाहे उसका एरिया चेंज करो, चाहे उसकी लेंथ चेंज करो, चाहे कुछ भी चेंज करो, लेकिन उसकी रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेम मटेरियल के कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी सेम होती है, क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ से, ये आपका एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है ना, इसके लिए ρ1 है, और ये दूसरा है आपका मान लीजिए एल्यूमिनियम, और इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर, तो इसके लिए ρ2 है। तो आपका एल्यूमिनियम का है, ये भी एल्यूमिनियम का है, तो इसके लिए रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम, समान रहेगी। तो ρ1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ρ2 बराबर होगी। आ गया समझ में, ये तो नेक्स्ट समझे। R इजिकल टू अभी आपने पढ़ा था ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, हो गया। इस A को कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर RA, और ये L कहाँ आएगा, नीचे, क्या बचेगा, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये क्या होता है आपका, रजिस्टिविटी रो, क्या होता है, रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये रजिस्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। यानी रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल की क्या होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हो गया। नेक्स्ट समझें आप, नेक्स्ट क्या है आपका, कि अगर मान लीजिए ऐसे करें अपन, R बराबर आपका आया यहाँ से, R इजिकल टू क्या है आपका, रो L अपॉन ए, R इजिकल टू रो L अपॉन ए, है या नहीं। रो इजिकल टू RA अपॉन L, या यहाँ से कर ले, L बराबर कितने मीटर, 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो R बराबर कितना हो जाएगा, रो। कोई भी कंडक्टर है, क्या है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसका यहाँ उसकी लेंथ भी कितने मीटर है, 1 मीटर, और उसका एरिया भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रजिस्टिविटी के इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। इफ एनी कंडक्टर, यानी किसी भी चालक की लंबाई 1 मीटर और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जो रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता है, या विशिष्ट प्रतिरोध बोले, वो किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो देखिए, एक और मैं बता देता हूँ आपको कि जो रजिस्टिविटी है उसका इनवर्स, रजिस्टिविटी का इनवर्स, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका कंडक्टिविटी। भाई प्रतिरोधकता, उसका उल्टा क्या होगा, चालकता होगा, क्या होगा, चालकता, यानी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये होगा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे, सिग्मा। सिग्मा इजिकल टू 1 अपॉन रो, क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है, ठीक है। यूनिट की बात करेंगे तो देखिए इसका क्या होता है, 1 अपॉन ओम मीटर, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसे कहेंगे, ओम इनवर्स को कहते हैं महो, क्या कहते हैं, महो मीटर इनवर्स, और या महो को ही क्या कहते हैं अपन, साइमन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइमन भी कहते हैं, ठीक है, साइमन, और ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर इनवर्स, साइमन, ठीक है, ये इसका हो गया। नेक्स्ट अपन की बात करें इसका, नेक्स्ट जो बात करेंगे आप, कि अगर मान लीजिए इसको आपको सिग्मा की फॉर्म में देखना है, रो इजिकल टू R इजिकल टू क्या पढ़ा, ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ पढ़ा भी आपने, यहाँ से ए यहाँ चल जाएगा, RA अपॉन L इजिकल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ पढ़ा। ये क्या है आपका, रो, क्या है, रो। रो इजिकल टू क्या हो जाएगा, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ,
ठीक है। अगर उल्टा करेंगे 1/ρ इजिकल टू क्या हो जाएगा n² टाउ अपॉन क्या हो जाएगा m, और 1/ρ क्या होता है आपका सिग्मा, सिग्मा इजिकल टू n² टाउ अपॉन क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ये सिग्मा की फॉर्म आ गई, क्या आ गई, सिग्मा की फॉर्म आ गई। नेक्स्ट आप समझें इसमें ये हो गया। अगर मान लीजिए आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए लेंथ L1 ली, लंबाई इस प्रतिरोध R1 ले लें, जैसे ऐसे दूसरा मान लें, अगर उसकी लेंथ क्या हो जाए दुगनी कर दी जाए, खींच कर दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो उसका एरिया आधा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ से अपन। इसके बाद में देखें अपन कि इस पर जो आपका रेजिस्टेंस का जो यानी टेम्परेचर इफेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो समझें, टेम्परेचर की ध्यान रखना, रजिस्टिविटी सेम होगी अगर एक ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल है तो उसकी रजिस्टिविटी सेम होगी। तो उसकी रजिस्टिविटी की बात करें तो देखिए यहाँ से कि आपको पता है कि वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए आयतन, देखो लंबाई, जैसे मान लीजिए एक मैं समझा देता हूँ, यहाँ से ये आपका कोई भी कंडक्टर है, क्या है, कोई भी कंडक्टर, ठीक है, लेंथ L1, प्रतिरोध R1, ठीक है, एरिया A1। ये लेंथ कितनी हो जाएगी L2 बराबर 2L1 कर दिया आपने, क्या कर दी 2L1। अब इसका एरिया की बात करेंगे जब अपन, भाई बाहर से कोई भी लेंथ ऐड नहीं करी है इसमें, ये इसका एरिया, ठीक है। ये इसका एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा इसका, मान लीजिए A2 को याद कर लें, कितने याद कर लें A2। जो ये एक ही मटेरियल का है तो ये भी रो होगा, ये भी रो होगा, चाहे तो आप ऐसे करें, चाहे इनका जो वॉल्यूम होगा V क्या होगा A1 L1, इसका वॉल्यूम क्या होगा A2 L2, क्या होगा सेम AL1, ये हो गया A2 L2, होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से A1 L1 इजिकल टू A2 और L2 कितना है 2L1, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A2 बराबर कितना आया A1/2। समझे कि अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उसको खींच कर दुगना कर दिया जाए, 2 टाइम्स आपको इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसका एरिया कितना हो जाता है, इनिशियल का हाफ हो जाता है, इनिशियल का क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, ये आप समझे। अगर उनका रेजिस्टेंस का रेशो जाए तो R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा रो L1 अपॉन A1, R2 बराबर क्या हो जाएगा रो L2 अपॉन क्या हो जाएगा A2, होगा या नहीं होगा। दोनों को डिवीजन करेंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 इजिकल टू क्या होगा L1 A2 अपॉन A1 L2 होगा। ये देखिए L2 कितना है 2L1 और A2 कितना है A/2, A1/2। तो देखिए A से L1 ये कितना हो जाएगा 4, तो R2 कितने टाइम्स हो जाएगा 4R1 आएगा, यहाँ सोल्व करने पर कितना आएगा 4R1, ठीक है। यानी इसका जनरल फॉर्म देखें क्या होगा जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में क्या होता है आपका कि जो रेजिस्टेंस होगा R इजिकल टू रो L अपॉन A है, तो अगर जितने टाइम्स आपने L को बढ़ाकर क्या कर दिया NL कर दिया तो A क्या हो जाएगा एरिया A/N हो जाएगा। अभी देखा लेंथ को 2 टाइम्स किया, दुगना किया, तो एरिया भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से A/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा R इजिकल टू रो, जैसे मान लीजिए N टाइम्स कर दिया, ये क्या हो जाएगा A अपॉन N, तो R इजिकल टू कितना हो जाएगा N² रो L अपॉन A, यानी जो R डैश मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा R डैश इजिकल टू N² और यह कितना हो जाएगा आपका R, यानी खींच कर दुगुना करने पर जो रेजिस्टेंस है वो N² टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम्स हो जाता है N² टाइम्स हो जाता है। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट क्या है आपका कि रेजिस्टेंस इस पर कि टेम्परेचर का इफेक्ट, किसका इफेक्ट टेम्परेचर का। तो देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट किस प्रकार देखेंगे अपन, उसके बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो नेक्स्ट समझें आप कि टेम्परेचर ताप का प्रभाव,
टेम्परेचर इफेक्ट ऑन टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। सिंपल है, थ्योरी पोर्शन है। देखो कोई डेरिवेशन, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे अब लास्ट तक, ठीक है। ये आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है। समझे इसमें कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कंडक्टर के लिए R इजिकल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, या पढ़ा आपने रो इजिकल टू क्या पढ़ा आपने, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यानी रो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टाउ। देखिए टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यानी क्या करेंगे, जो रैंडम मोशन कर रहे थे वो क्या होंगे, तेजी से करेंगे, ठीक है, हाईली एक्सेलरेटेड होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी टकराएंगे, कोलाइड जल्दी होगा, कोलाइड जल्दी होगा तो टाइम कम लगेगा, तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, कम। और जब टाउ का मान कम हो गया तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल घट जाएगा, विश्रांति काल घटने से रजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना टी इंक्रीज किया, रो का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि टी डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, एक तो ये रहा। नेक्स्ट ये ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए जो आपके इंसुलेटर मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। ये तो हुई कंडक्टर की बात, किसकी बात हुई, कंडक्टर, चालक। नेक्स्ट बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर की बात करें यानी कुचालक की, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसे तो नहीं एकदम से यानी प्रतिरोधकता घट जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो चरघातांकी रूप से यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में, चरघातांकी इस प्रकार, जैसे ये आपका घट रहा है ऐसे, ठीक है, इस चरघातांक एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी रूप से धीरे धीरे घटती है, ठीक है। ये इंसुलेटर का इफेक्ट है। आपके टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ध्यान रखना बॉन्ड है वो टूटेंगे, बॉन्ड क्या होंगे आपके, टूटेंगे, एक दो बॉन्ड टूटेगा, वो टूटने से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपके, मोशन करेंगे, जिससे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और तो उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, देखो या रो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे सिग्मा का मान क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। आयनों की जो चालकता है, चलने की गति है, कंडक्टिविटी है, वो बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल चरघातांक के रूप में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में चरघातांक की रूप से घटती है, ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट बात करें अपन अर्धचालकों की, सेमीकंडक्टर, क्या है, सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखना बंद टूटते बॉन्ड टूटेंगे, वही इफेक्ट होगा। लेकिन अति चालकता जैसे मिश्र धातु है, क्या है आपकी, मिक्स धातु, वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती, जिनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, बहुत कम डिपेंड करती है, ठीक है। तो मिश्र धातुओं में क्या होता है, एक निश्चित ताप पर उनकी जो प्रतिरोधकता, अति चालकता, हाईली कंडक्टिविटी की बात करें, हाईली कंडक्टिविटी की बात करें तो अगर हाई कंडक्टिविटी कब होगी, जब रजिस्टिविटी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब वो होगा आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए अपन बात करें कि जी कंडक्टर की ही बात करनी है ज़्यादा, तो आपको कि एक डेरिवेशन और है, उसको और देखें। क्या आपका कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट है, कोई डेरिवेशन ज़्यादा नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है, R0, कितना है, R0, और यहाँ से T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है आपका, RT है, क्या है, RT। तो ध्यान रखना इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, ठीक है, या बोले आप इनका जो डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल बताया गया है, या प्रोपोर्शनल बता के छोड़िए, ये फॉर्मूला बनता है RT इजिकल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल T। ये क्या है, R0 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस, RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस, अल्फा डेल T आपको क्या है कि टेम्परेचर में
क्या है, डिफरेंस, ताप में अंतर। अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर यानी चालक का ताप गुणांक, चालक का ताप गुणांक बोले, क्या बोले, ताप प्रतिरोध ताप गुणांक बोले, चालक का ताप गुणांक, या क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट, ताप गुणांक, थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से कि आर टी माइनस आर नोट 1 प्लस अल्फा, सॉरी आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल टी है, इसको कहाँ ले जाएं, इसके नीचे, क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल टी, माइनस इधर ये किधर जाएगा तो माइनस का नेगेटिव हो जाएगा, आर टी अपॉन आर नोट माइनस 1 अल्फा डेल टी, क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट, अल्फा डेल टी, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट डेल टी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इसमें अगर इसके यूनिट की बात करें, देखिए यहाँ से अगर इसकी बात करें अपन, ये तो रेजिस्टेंस फॉर्म में हुआ, किस फॉर्म में हुआ कि डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया आपके, कोई भी ऐसा लॉजिकल बात नहीं है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्ट है आपके, कोई भी इसका डेरिवेशन नहीं है। T डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नोट, T डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नोट, T डिग्री सेंटीग्रेड पर आर टी, तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये आपके डायरेक्ट 11th में है इसका डेरिवेशन, लेकिन 12th में कोई डेरिवेशन नहीं है। अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कर लीजिए, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहाँ से आर टी अपॉन आर नोट अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप निकालें। अगर अल्फा कोफिशिएंट की यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की, मात्रक की बात करें, तो देखिए ये क्या है आपका रेजिस्टेंस, ये भी क्या है रेजिस्टेंस, ओम बटे ओम तो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन डेल टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो जाएगा। ये तो फॉर्म हुआ रेजिस्टेंस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, रेजिस्टेंस की फॉर्म में। अगर मान लीजिए रेजिस्टिविटी की फॉर्म में करना है तो आर की जगह क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। देख बाकी पूरा पोर्शन सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, रो नोट, क्या है, रो नोट, ओ सॉरी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है आपका, रो टी। हो गया, फॉर्मूला क्या बनेगा, रो टी इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल टी, वैल्यू पुट निकालें, रो टी अपॉन रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये रो टी अपॉन रो नॉट माइनस 1 अपॉन अल्फा डेल टी, क्या हो जाएगा, रो नॉट क्या हो जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन अल्फा डेल टी, डेल टी इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू निकालें, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, रो नॉट डेल टी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से अल्फा का हो गया, ये हुआ। तो आज का जो टॉपिक जो थ्योरेटिकल था समझने लायक, नेक्स्ट में डेरिवेशन स्टार्ट डियर स्टूडेंट। तो क्या देखिए समझे, रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाया, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, विद्युत धारा का जो पाथ है जिसमें फ्लो हो रही है, उसमें जो पदार्थ का रुकावट करने वाला, ठीक है, स्टॉपिंग पैरामीटर होता है, वो क्या कहलाता है आपका, रेजिस्टेंस कहलाता है। डेरिवेशन जितना भी था आर रो एल अपॉन ए, यानी स्पेशल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस देखा आपने, रेजिस्टिविटी जिसे कहते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट देखा कंडक्टर में, इंसुलेटर में। हाईली कंडक्टिविटी क्या होगी, जब रेजिस्टिविटी 0 हो जाए, ये ध्यान रखना। ये आपका ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखना। अगर 2 टेम्परेचर दे रखे हैं, 2 ही एक रजिस्टर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है,
और उसमें आपको मान निकालना है तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक है, डेफिनेशन है इसमें, नोट्स आप रेडी करें। हो सकता है इंग्लिश मीडियम में ये पोर्शन बाद में हो एक टॉपिक के बाद, लेकिन आपको सीरियलिटी से नोट्स तैयार करते जाएं। एक दो टॉपिक का इंटरफेयर होगा, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। हिंदी मीडियम में सेपरेट यानी जो चल रहा है पोर्शन वो सेम चल रहा है। इंग्लिश मीडियम में ये टॉपिक थोड़ा बाद में है। इसके बाद अपन जब पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कार्बन रेजिस्टेंस या कलरिंग मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपके क्या थे भाई, थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो इसमें कोई डेरिवेशन ज़्यादा नहीं था। ठीक है, इसको करेंगे। इसके बाद जो आपका कलर कोडिंग से आपका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिससे कार्बन रेजिस्टेंस बोला जाता है, उसको करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। और वैसे आपका सिलेबस अब स्पीडली मैंने कर रखा है कि स्पीड से ही कवर होगा, क्योंकि नोट्स आपको PDF रूप में नोट्स यानी फोल्डर में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप फटाफट नोट्स बनाएं वहाँ से, और समझने का पोर्शन है वो यहाँ से करें वीडियो से। ठीक है, थैंक यू सो मच।